नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में। देखिए, मुक्ति बोध की अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। और ये प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने गए हैं। लेकिन इनकी विशेष पहचान किसके कारण हुई? तार सप्तक में प्रकाशित इनकी कविताओं के कारण। हम सब जानते हैं कि अज्ञे जी के द्वारा प्रकाशित थे जो तार सप्तक पत्र थे, तो उसमें तार सप्तक में प्रकाशित जो इनकी कविताएं थी उससे इनको विशेष पहचान मिली। अंधेरे में इनके द्वारा लिखी गई एक लंबी कविता है और ये फैंटेसी के माध्यम से, देखिए फैंटेसी का मतलब क्या है? कल्पना लोक के माध्यम से अपने अंतर मन में उठने वाले विचारों का विवेचन उन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है। तो आइए, आज हम इस कविता का भाग 1 कर रहे हैं क्योंकि ये लंबी कविता है, कई भागों में विभाजित है। तो आज हम इसका भाग 1 देखते हैं। क्या कहते हैं? जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये फैंटेसी के माध्यम से अपने अंतर मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कवि अपने अंतर मन में जो रहस्यमय स्थिति है या जो रहस्यमय व्यक्ति है उसकी चर्चा इस कविता के माध्यम से करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जिंदगी में अंधेरा है। अंधेरे से तात्पर्य क्या है? निराशा है, कि निराशा के अंधकार में कोई लगातार चक्कर लगा रहा है। आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम तिलस्मी खो में गिरफ्तार कोई एक। भीत पार आती हुई पास से गहन रहस्य में अंधकार ध्वनि सा। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि कवि को लगता है कि कोई है जो जीवन में निराशा के अंधकार में निरंतर चक्कर लगा रही है। कौन है वो? आकृति है। और वो आकृति, उसके पैरों की आवाज कवि को लगातार बार बार सुनाई देती है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देती, परंतु वह घूम रहा है। ये सच है। और कहाँ घूम रहा है? तिलस्मी खो में। तिलस्मी खो यानी जो जादुई गुफा है उसमें उसमें वो गिरफ्तार है कोई एक। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जो व्यक्ति है वो बार बार अपने अस्तित्व की अनुभूति कवि को करवा रहा है। मानो वो क्या कहना चाहता है कि वो कहीं पर कैद है, कि वो किसी तिलिस्मी खो में गिरफ्तार है। भीत पार, भीत का मतलब होता है क्या? होता है दीवार। दीवार की दूसरी तरफ से ऐसे लगता है कि पास आ रही है कोई गहरी रहस्य से भरी हुई अंधकार में, जिसका कोई पता नहीं है, जिसका कोई जो प्रकाशवान नहीं है, अंधकार से भरी हुई है, ऐसी ध्वनि के समान वो है। अस्तित्व जनाता, कि अपने अस्तित्व के कि जनाता का तात्पर्य क्या है? अनुभूत करवाना, अनुभूति करवाना, कि वो व्यक्ति बार बार मुझे अपने अस्तित्व की अनुभूति करवाता है। अनिवार्य कोई एक, अनिवार्य यानी जरूरी, कोई एक। और मेरे हृदय की धक धक, मेरे हृदय की धड़कन पूछती है वह कौन? सुनाई जो देता है पर नहीं देता दिखाई, कि मेरे हृदय की धड़कन जो धक धक करती है, वो धड़कन मुझसे पूछती है कि वह कौन है, जिसकी ध्वनि तो सुनाई देती है लेकिन वह स्वयं दिखाई नहीं देता। इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए प्लस्तर, खिरती है चूने भरी रेत, खिसकती है पपड़ियां इस तरह खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है। इतने में जब मेरा मन मुझसे प्रश्न करता है, अचानक गिरती है भीतर यानी अंदर से। यहाँ जो भीतर है वो कवि का हृदय है, कवि का अंतर्मन है। फूले हुए प्लस्तर, प्लस्तर क्या होता है? जो दीवारों पर सीमेंट का लेप लगा दिया जाता है, सीमेंट का प्लस्तर कर दिया जाता है, वो फूल चुका है, उखड़ने को तत्पर है। वहीं पर खिरती चूने भरी रेत, और बिखर रही है चूने से भरी हुई जो मिट्टी है, जो रेत है जिससे वो प्लस्तर टिका था। खिसकती है पपड़ियां इस तरह, और अंतर मन में जो पपड़ियां आ गई हैं वो पपड़ियां खिसक रही हैं खुद ब खुद। और उनके खिसकने से क्या होता है? एक बड़ा चेहरा बन जाता है। तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जो उसके अंतर मन में विसंगतियां है, जो प्लस्तर के रूप में फूल चुकी है, वो क्या है? विसंगतियां।
वो धीरे धीरे खिसकने लगती है। जो अंधकार की दीवार है वो धीरे धीरे खिसकने लगती है, ये उस पर जमी हुई जो पपड़ियां हैं वो गिरने लगती है और उसी दीवार पर कोई बड़ा सा चेहरा अचानक उभरने लगता है, बनने लगता है। स्वयं अपी यानी अपने आप, मुख बन जाता है दीवार पर, यानी दीवार से तात्पर्य क्या है, दीवार पर अपने आप एक चेहरा बन जाता है जिसकी नुकीली नाक और भव्य ललाट है। जिसकी नाक कैसी है, तीखी है, नुकीली है। ललाट यानी माथा वो भव्य है। दृढ़ हनु कोई अनजानी अनपहचानी आकृति, और उसकी जो हनु यानी उसकी ठोड़ी है वो कैसी है, दृढ़ है, मजबूत है। लेकिन वो आकृति कैसी है, कोई अनजानी है जिसको वो नहीं पहचानता। कौन वह दिखाई जो देता है पर नहीं जाना जाता है। जो कवि का मन है खुद से ही प्रश्न करता है कि ये कौन है जो मुझे दिखाई तो दे रहा है लेकिन मैं उसको जान नहीं पाता। और फिर स्वयं कहते हैं कौन, मनु। मनु कौन है, जो प्रथम व्यक्ति, जो मानव का प्रथम अगर रूप कहें या आदि मानव मनु कहें, तो कवि खुद से ही प्रश्न करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आदि मानव मनु है। कवि के कहने का भाव क्या है यहाँ पर कि उसके अंतर्मन की रूपी जो दीवार है उस पर पुरानी घटनाएं जो एक अंधकार में पर्दे के रूप में है, प्लस्तर के रूप में है, वो धीरे धीरे हटने लगती है और एक रहस्यमय या रहस्यात्मक व्यक्ति के रूप में वह उसके सामने एक आकृति आ जाती है। तो यहाँ पर अंतर्मन पर जो विसंगतियां हैं उनकी ओर संकेत किया है। फैंटेसी के माध्यम से कवि के अंतर्मन में जो हलचल या प्रतिक्रिया घटित हो रही है उसका प्रयोग यहाँ पर किया है। संपूर्ण कविता में आप देखेंगे कि मुक्त छंद है, दृश्य और श्रव्य बिंबों का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है। बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सब और निस्तब्ध जल पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तम शाम शीशे में कोई श्वेत आकृति। बाहर कहाँ पर, शहर के बाहर, वहाँ जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के भी दूसरी ओर क्या है, तालाब है। लेकिन उस तालाब में क्या है, चारों ओर अंधकार है, अंधेरा चारों ओर छाया हुआ है। निस्तब्ध यानी शांत जल है, जल में कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत उस तालाब का पानी है। लेकिन उसके भीतर से अचानक शलील यानी जल में जो तम यानी अंधकार, शाम यानी अंधेरे रंग का या जो काले रंग का शांत शीशे के समान चमकता हुआ पानी है। शाम शीशे यानी काले शीशे के समान, अंधकार में काले शीशे के समान चमकता हुआ जो तालाब का जल है वो उसमें कोई श्वेत आकृति, सफेद आकृति अचानक से उभरने लगती है। कोहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है। कोहरीला यानी कोहरे से ढका हुआ, जिसको साफ साफ पहचाना नहीं जाता। एक विशाल, एक बड़ा चेहरा जो कोहरे से ढका हुआ है वो चारों ओर फैल जाता है, विशाल रूप धारण कर लेता है और मुस्कुराता है। मुस्काता है यानी मुस्कुराता है, पहचान बताता है और वो अपनी ही पहचान बताने का प्रयास करता है। किंतु मैं हतप्रद, लेकिन मैं हैरान हूँ, नहीं वह समझ में आता कि मैं हैरान हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसे समझ नहीं पाता हूँ, उसको देखकर हैरान हूँ लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो कवि के कहने का भाव क्या है कि अंतर्मन के भीतर और बाहर बार बार उसे जो दिखाई देता है वो कवि का अंतर्मन है, यानी अपने ही सच्चे स्वरूप को वो पहचानने से इनकार कर देता है। तो यहाँ पर तालाब का जो प्रयोग है ये प्रतीक रूप में किया है। श्याम वर्ण के पानी में जो सफेद आकृति उसे दिखाई देती है वो कवि का अपना ही अंतर्मन है, जो बार बार कवि को याद दिलाता है स्वयं के सच्चे स्वरूप का, लेकिन कवि उसे मानने से इनकार करता है। अरे अरे, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं, हरे हरे। अचानक वृक्षों के शीशे पर नाच नाच उठती है बिजलियां, शाखाएं डालियां झूमकर झपटकर चीख एक दूसरे पर पटकती है सिर की अकस्मात। वृक्षों के अंधेरे में छुपी हुई किसी एक तिलिस्मी खो का शिलाद्वार खुलता है धड़ से। तभी अचानक जब वो तालाब की ओर देख रहा है, उसी तालाब के आसपास अंधेरे में जो बहुत सारे वन के वृक्ष हैं वो अचानक से चमकने लगते हैं। अचानक से उनका हरा हरा रंग
चमकने लगता है। वृक्षों के शीशे पर नाच नाच उठती है बिजलियां, और वहां पर जो वृक्ष है उनकी टहनियों पर बिजलियां चमकते हुए वृक्षों की टहनियों पर बिजलियां नाचने लगती हैं। शाखाएं डालियां झूमकर झपट कर चीख एक दूसरे पर पटकती हैं, और चारों ओर जो झूमती हुई टहनियां हैं वो कैसे लगती हैं कि जैसे वो चीख रही हैं और अपना सिर पटक रही है। अचानक पेड़ों के अंधकार में छुपी हुई एक तिलिस्मी यानी जादुई खो यानी गुफा का जो पत्थर का द्वार है, दरवाजा है, वो अचानक से क्या होता है, खुल जाता है, जिसे देखकर धड़ से यानी अचानक से खुल जाता है। उसको देखकर घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी। जो कवि है घबरा जाता है और वो देखता है कि उस गुफा के भीतर अंधकार में, क्योंकि गहरा घना अंधेरा है, लाल लाल रंग की अजीब सी मशालें हैं अंतराल विवर के तम में। अंतराल विवर यानी द्वार के अंदर, तम क्या है, अंधकार में लाल लाल कोहरा फैला है। कोहरे के सामने रक्तालोक सनात पुरुष एक रहस्य साक्षात। तो एक रहस्यमय व्यक्ति जो उस कोहरे में से लाल रक्तालोक सनात यानी लाल रोशनी में सनात यानी स्नान किया हुआ एक पुरुष, रहस्यात्मक व्यक्ति वहां पर साक्षात यानी सामने प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि कवि का जो क्रांतिकारी मन है, एक पुरुष, क्योंकि लाल रंग किसका है, क्रांति का प्रतीक है, तो कवि का जो क्रांतिकारी मन है एक पुरुष के रूप में उसके सामने उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कवि ने अपने ही भावों को, जो उसके काल्पनिक भाव हैं, फैंटेसी के द्वारा रहस्य और रोमांच के साथ उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है इन विचारों को इस काव्य में, इस कविता में। इसके साथ साथ अपने क्रांतिकारी अंतर्मन की चर्चा की है। क्रांतिकारी मन का मतलब क्या है, जो बदलाव लाना चाहता है। यहाँ पर लाल लाल मशाल, अंधेरा तालाब, हरे हरे वृक्ष, जो शब्द आए हैं, नाचती बिजलियां हैं या तिलिस्मी खो है, ये सब प्रतीकात्मक शब्द हैं। तो यहाँ पर प्रतीक रूप से शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। तेजो प्रभाव में उसका ललाट देख मेरे अंगंग में अजीब एक थरथर, गौर वर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख, संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर विलक्षण शंका, भव्य आजानुभुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेह। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि जैसे ही उस जादुई गुफा में लाल लाल प्रकाश में नहाई हुई आकृति उसको दिखाई देती है, उसका जो ललाट है, उसका मस्तिष्क बड़ा ही तेजवान है, तेजस्वी है, प्रभावमय यानी प्रभावशाली है, और उसको देखकर कवि के प्रत्येक अंग में एक अजीब सी थरथराहट उत्पन्न होती है, अजीब सी झुरझुरी फैल जाती है, वह मानो थरथर कांपने लगता है। उसका कैसा रूप है, वो गौर वर्ण है, तेज उसके दृग है, नेत्र है, यानी नेत्रों में क्या है, कांति है, दीप्त है, तेज है, चमक है, सौम्य मुख है, उसका मुख बड़ा ही सुंदर था। स्नेह सा यानी स्नेह के कारण कवि को इस आकृति का रूप बड़ा ही प्रिय रूप देखकर प्रिय लगने लगता है, और कवि के मन में एक विलक्षण विचित्र प्रकार की शंका यानी संदेह भी उत्पन्न हो जाता है। भव्य आजानुभुज यानी घुटनों तक लंबी बाहें, भुज यानी भुजाएं, आजानुभुज यानी घुटनों तक लंबी बाहें देखते ही साक्षात जो उसके सामने हैं, उसको, क्योंकि कवि अब तक पहचानने से इनकार कर रहा था, तो इस आकृति को देखकर कवि बहुत ही हैरान और व्याकुल हो रहा था। यहाँ पर भी उसके मन में यही बात आने लगी थी, वही आकृति जिसको वो पहचान नहीं रहा था अब उसे प्रिय लगने लगी थी। लेकिन कवि उसके सुंदर रूप और आकार को देखकर घबरा भी जाता है, और उसके मन में एक गहन संदेह, गहरी शंका भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर कवि ने जिस दिव्य और विराट मानव आकृति की कल्पना की है, वह कवि की उन इच्छाओं और विचारों का प्रतीक है जिसे वह सही ढंग से अब तक व्यक्त नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर अगर देखें तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है।
वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिमाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह है। आत्मा की प्रतिमा प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो जो रहस्यात्मक व्यक्ति है कोई और नहीं है, अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, कि जिसे मैंने अब तक प्राप्त नहीं किया। उन विचारों की अभिव्यक्ति का प्रतीक वो कौन है? व्यक्ति है। तात्पर्य क्या है कि कवि अपने प्रगतिवादी विचार काव्य के माध्यम से व्यक्त करके इस समाज की विषमता को दूर करना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक बंधनों के कारण वो उस बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, जो कवि है वो भी कुछ सीमाओं में रहकर अपने काव्य की अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो ये सीमाओं के बंधन में बंधी हुई उसकी इच्छाएं और अभिलाषाएं हैं जो उस मानव के रूप में उसे दिखाई दे रही है। इसीलिए कवि ने इस बात को स्वीकार किया है। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं, निहित प्रभावों की, निहित यानी जो समान प्रभाव हैं, प्रतिमाओं की, कि वो तो एक पूर्ण प्रतिमा है जो उसके सामने आ गई है। ये जो रहस्यमय पुरुष है ये कवि की अभूतपूर्ण योग्यता का प्रतीक है। मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, आगमन है, जो मेरे भीतर मेरे विचार हैं उसका आविर्भाव है। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह, वो ज्ञान जो कवि के हृदय में तो है लेकिन वो उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाता, उस ज्ञान का तनाव है। आत्मा की प्रतिमा, और कवि यहाँ पर ये स्वीकार करते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी आत्मा की प्रतिमा है, जो अचानक प्रकट होकर उसके सामने उपस्थित हो। प्रतिमा यानी मूर्ति, किसकी? आत्मा की। आत्मा से तात्पर्य क्या है? उसका अंतर्मन। किसका? कवि का अंतर्मन। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी, कि जो प्रश्न कवि के मन में आ गए थे वो प्रश्न बहुत गंभीर भी हैं और खतरनाक। यही कारण है कि कवि स्वयं के अंतर्मन की अभिव्यक्ति यहाँ पर नहीं कर पाए हैं। इसीलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मारकर एकाएक मशाल भी बुझा दी, कि जो गंभीर प्रश्न उसके सामने आए थे, जो खतरनाक भी हैं, यही कारण है कि बाहर कहाँ पर? नगर के सूनेपन और जंगलों से आती हुई जो हवा थी, उस हवा ने क्या काम किया? फूंक मारने का काम किया, कि उसकी जो अभी तक अभिव्यक्त नहीं हुई थी उसकी ऐसी इच्छा रूपी मशाल को उस हवा ने क्या किया? बुझा दिया, कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। और भाव क्या है कि समाज के शोषक वर्ग तथा उसका समर्थन करने वाले सत्ता ने ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए कि कवि अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। और इसी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि मानो अंधकार में उसे किसी ने पकड़ लिया और मृत्यु दंड दे दिया हो। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी, काले डैश के समान, डैश के साथ तात्पर्य क्या है? जो हम डैश डैश काला लगा देते हैं, काली डैश के समान काली पट्टी उसकी आंखों पर बंद गई, आंखों में बंद गई यानी आंखों पर बंद गई। क्या लग रहा था? कि किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया, कि जैसे खड़ी पाई होती है उस सूली पर मुझे भी टंगा दिया गया हो। किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया हो, कि किसी सूने अंधेरे खड्डे में मुझे गिरा दिया गया हो। अचेतन स्थिति में, यानी जहां मुझे चेतना नहीं है, चेतनहीन स्थिति में मैं पड़ा हूं। और कवि के कहने का भाव यहाँ पर क्या है? कि उसका अवचेतन मन अंदर ही अंदर कुंठित हो रहा है, घुट रहा है, तनाव में है। समाज ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि वो अपने अंतर मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। इसी स्थिति में कवि को ऐसे लगता है कि ये स्थिति, ये परिस्थितियां उसके लिए कैसी बन गई है? मौत की सजा, मृत्यु दंड के समान बन गई है। देखिए, इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि समाज का शोषक और शासक वर्ग ये कवियों को अपने विचारों को प्रकट करने के पूर्ण अवसर नहीं देता, और उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? कवि के मन पर पड़ता है। इसीलिए कवि अपने काव्य की अभिव्यक्ति संपूर्ण रूप से नहीं कर पाता है।
तो उम्मीद करती हूँ कि जो भाग 1 आज हमने किया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।